बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है और मैं समझता हूँ कि बड़ी शद्दोमद के साथ लोग 2025 का इंतज़ार कर रहे हैं और बिल्कुल साल जो है वो ख़त्म है और आने वाला साल जो है उसमें हम दुआ भी करते हैं अपने प्रोग्राम के आगाज़ में कि अल्लाह ताला जो है लोगों की उम्मीदें जो बर आएँ, जो 2025 से बहुत सारी तवक्कुआत लगा के बैठे हैं और जिन लोगों ने जो एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं उनके लिए भी ख़ास तौर पे दुआएं हैं। और पाकिस्तान के लिए क्या होगा, अगला साल कैसा रहेगा 2025 और 2024 में तो हमने देखा बहुत उतार चढ़ाव रहा। 2023 में भी सियासी कशमकश रही, पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ, दहशतगर्दी का शिकार हुआ, इकनॉमिकल अनरेस्ट आया और लोग जो है वो महंगाई के हाथों बहुत तंग रहे। अब हम आज प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि अब सियासतदान जो इस वक्त जो हमारे मौजूदा सियासतदान हैं, जो कोई इक़्तिदार में है, कोई हिज़्ब इख्तिलाफ में है, इनके लिए 2025 कैसा रहेगा, इनका पाकिस्तान की डेवलपमेंट में, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में कैसा किरदार रहेगा, हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासतदानों के साथ कैसा रवैया रखेगी और दीगर जो मामलात हैं पाकिस्तान के हवाले से, खेलों के हवाले से, दीगर मामला उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, लाला रुख साहिबा हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। इनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम लाला रुख। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं आप, कैसी हैं? अच्छा लाला रुख साहिबा, हमने देखा कि पाकिस्तान में अनरेस्ट रहा, 2023 में भी अदम इस्तेहकाम रहा, सियासी अदम इस्तेहकाम, और अगर माशी तौर पे भी देखें तो हम कोई बहुत बेहतर नहीं थे, हमारे ऊपर बहुत चैलेंजेस थे। हम क्राइसिस को साथ लेते हुए कम से कम हम जो बैंकक्रप्ट होने से बच गए और मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन मुझे बताइए कि साथ साथ हम कमज़ोरियां भी अपनी डिस्कस करेंगे, करना क्या होगा, किस तरह से हम आगे बढ़ें। लेकिन मुझे बताइए कि 2024 तो गुजर गया, अब मुझे बताइए 2025 पाकिस्तान के लिए क्या नवीद लेकर आ रहा है? देखिए, जैसा आपने कहा 2024 तो बहुत ही सख्त था हमारे लिए। एक तो ये कुछ आदादो शुमार भी होते हैं, न्यूमरोलॉजी भी एक बहुत बड़ी साइंस है दुनिया में। नंबर्स के हिसाब से 8 का हिस्सा बड़ा तल्ख होता है, बहुत बुरा होता है। आपने देखा कि अगर आप 2 2 4 को करते हैं तो 6 बनता है, 8 बनता है। 8 के साथ और इन्होंने 8 फरवरी को इलेक्शन रख लिए। तो अगर जो भी लोग इस मुल्क की बागडोर संभाले हुए हैं थोड़ा सा एहतियात के साथ प्लानिंग करें तो आई थिंक हम बहुत बेटर जगह जा सकते हैं। पाकिस्तान में हर चीज का पोटेंशियल है, ह्यूमन रिसोर्स है, खूबसूरत जगह हैं, मिनरल्स हैं। हमें सिर्फ एक अच्छा लीडर चाहिए जो इस मुल्क के लिए सिंसियर हो। सिर्फ हमने एक कमी देखी है इस मुल्क में, वो सिंसियरिटी की है और कुछ भी नहीं है। उम्मीद की जाती है, सबने हाथ जोड़ के दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह मियां अगला साल हमारे लिए बहुत अच्छा हो। और नजर भी यही आ रहा है कि फर्स्ट फ्यू मंथ जरा तल्ख होंगे, लेकिन उसके बाद रजीम बदलेगी, बड़े बड़े चेंजेस आएंगे, क्योंकि इस तरह से हम बात नहीं करते। एक एक करके चलते हैं जी आगे। मुझे बताइए कि हमने देखा 2024 में हमने देखा पीटीआई जो थी वो क्राइसिस में है, उनके लीडर जो हैं, पीटीआई से हम शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा जो है 9 मई का जो वाक़या आपको पता है इतना तल्ख वाक़या है। अब सज़ाएं भी 2024 में जाके उनको हुई और 85 लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स ने सज़ाएं दी और ये बड़ा भारी रहा। और अब जो है जो बानी पीटीआई हैं और जनरल फैज़ जो हैं, इनका जो अपना गठजोड़ था उसके हवाले से भी चहमगोइयाँ हो रही हैं और जनरल फैज़ को भी सुना है अनकरीब सज़ा होने वाली है। तो उसी पादाश में जो बानी पीटीआई हैं उनकी तरफ भी केसेस का रुख होगा। तो आपको क्या लगता है कि 2024 तो बहुत भारी गुजरा पीटीआई के ऊपर, अब 2025 कैसा होगा और कब से इनकी जो है अच्छा टाइम शुरू होगा?
देखिए सिर्फ पीटीआई का नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का मामला है ये, इसको हम सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं कह सकते, उनके ऊपर तो जो सख्तियां हुई लेकिन ये पूरा एक पाकिस्तान के ऊपर एक सर्कल ऑफ बैड इवेंट्स था, एक पूरा इज्तिमाई हमारे साथ ज्यादती हुई है जो कि चंद लोगों की वजह से हुई है। देखिए मसला ये है कि मैंने जैसे पहले कहा, अपने मफाद के लिए जो भी लोग आएंगे वो कभी भी हमारे अवाम को कोई फायदा नहीं पहुंचाएंगे। हमने इंशाल्लाह उम्मीद करनी है कि पीटीआई फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ जनवरी, इमरान खान को तो इनको छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये जितनी कोशिश कर लें, जो शोर मचा रहे हैं, जितना भी रो रहे हैं, एंड रिजल्ट यही होगा कि इन्होंने इमरान खान को बाहर। अच्छा, यहाँ पे आप बानी पीटीआई की बात शुरू की है तो मैं ये कहूंगा कि कोई भी मुजरम या कोई भी मुल्जम या कोई शायद जिसके ऊपर इल्जामात लगे हों, वो शख्स जब जेल में जाता है तो जब वो गिरफ्तार होता है तो कुछ टाइम उसका बड़ा सख्त टाइम होता है और आहिस्ता आहिस्ता उसको केसेस में सजाएं अनाउंस होती हैं। ये रूटीन मैं आपको बता रहा हूं अदालतों की। उसके बाद उसको रिलीफ मिलना ही होता है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि ये रिलीफ आप किस महीने तक देख रही हैं और बानी पीटीआई को कब तक बाहर देख रही हैं? इंशाल्लाह अल्लाह मेरी जुबान मुबारक रखे, जनवरी के फर्स्ट 2 वीक्स में उसका बाहर आना देख रही हूँ। अच्छा। और मार्च तक इंटरिम, मार्च अप्रैल, देखें फरवरी मार्च अप्रैल इंटरिम गवर्नमेंट होगी, इस दफा 90 डेज से ज्यादा इसको लटकाएंगे नहीं। और फिर आप देखेंगे री इलेक्शन होंगे, रियली फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। और अगर तो हमारे नसीब अच्छे हुए, जो कि हम लोग अपने नसीबों को खुद ठोकर मारते हैं, यकीन माने बाहर से कोई नहीं आके हमें डिस्ट्रॉय कर रहा, हमारे दुश्मन हमारे घरों के अंदर ही बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है। पीटीआई के अंदर भी 2-3 ऐसे बड़े गद्दार इस वक्त बैठे हुए हैं जिनकी निशानदेही हो गई है। इमरान खान उनको निकालेंगे, कुछ उनकी अपनी गलतियां, जाती गलतियां। अच्छा, ये आप इल्मो आदाद के हवाले से ये बता रही हैं या मुशाहिदे से बता रही हैं? नहीं, ये मुशाहिदा कहाँ से, ये मुशाहिदे में तो कुछ है ही नहीं। मुशाहिदा तो इसके सब एंटी कहता है। अच्छा। ये मैं अपने इल्म और आदात से बता रही हूँ कि इंशाल्लाह इमरान खान की रिहाई बहुत जल्दी है, पाकिस्तान की तकदीर बहुत जल्दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम बार बार भूल जाते हैं वो ये है कि जब तक पाकिस्तान की कौम अपने लिए खुद तयन नहीं करेगी कि हमने वो करना है, बेहतरी करनी है, तब तक वो जो है ना, हम बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है। We have to be very prepared for this। अच्छा, अब मुझे बताइए कि जिस तरह से आप बात कर रही हैं कि जी बाहर आएंगे, अच्छा क्या किसी डील की सूरत में आएंगे या अपना एस्टेब्लिशमेंट में के दिल में कोई इनका जो है रहम पैदा होगा या एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत होगी? हुकूमत के साथ तो अब लग रहा है कि बातचीत आगे बढ़ेगी, नतीजा क्या निकलता है वो अलग बात है। बात कर रहे हैं आप मजाक। अगर एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के दिल में उनके लिए कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर होता है या पाकिस्तान के लिए, तो ये काम बहुत पहले हो चुका होता है। ठीक है ना, ये बाहर से आपको पता है एक सुपर पावर है जिसके हाथ में हम खेल रहे हैं इतने सालों से। जी। और वो वहां से डिक्टेशन आती है और वहां से उसकी इंटरप्रिटेशन यहाँ होती है और इम्प्लीमेंटेशन यहाँ होती है। वो डिक्टेशन इस दफा उनके हक में आएगी कि जी इनको बाहर लाएं, क्योंकि वो पहले से कह चुके हैं कि जी ये बाहर आएंगे तो हम पाकिस्तान से कोई बात करेंगे। ठीक है, तो बात ये है कि जब तक कि वहां से सुपर पावर से हमारे पीछे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं आएगी, उनके ऑर्डर्स नहीं आएंगे, जो कि ऑलरेडी रिचर्ड ने बड़े क्लियरली कह दिया है। ठीक है कि हमारी पहली डिमांड होगी कि जी इमरान खान बाहर आए। ठीक है, अब टाल रहे हैं जी। अब ये हो गई बात स्पेसिफिकली हमने की है अपना बानी पीटीआई के हवाले से। अब थोड़ा हम ब्रॉड उसको देखें पाकिस्तान के हवाले से। मुझे बताइए कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके बारे में आपने कहा जी ये मार्च में चली जाएगी और एक इंटरिम सेटअप आएगा और फिर री इलेक्शन होंगे, तो ये आप किस तरह आपको लगता है कि जी किस इल्म के हवाले से ये बात कर रही हैं? एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बात कर रही हैं या वही फिर मैं सवाल करूंगा कि आपको लगता है जैसे आपने कहा कि जी वहां ट्रंप की गवर्नमेंट आ जाएगी और ट्रंप ऑर्डर करेगा या ट्रंप बातचीत शुरू करवाएगा या निगोशिएशन करके निगोशिएशन के जरिए बानी को बाहर लेके आएगा, तो आप सिर्फ डिपेंड कर रही हैं अमेरिका के एक्शन के ऊपर या आपके सितारों का हाल भी कुछ इसी तरह का है? देखिए जी, सितारों का हाल इसी तरह का है। सितारों ने तो पहले ही कह दिया था, ट्रंप के इलेक्शन से बहुत पहले ही आगाही आ गई थी कि जी इमरान खान बाहर आ रहे हैं। ठीक है,
दैट वाज द मेजर प्लेइंग कार्ड उनकी बाहर आने की। देखिए वसीले भी तो अल्लाह ही बनाता है ना किसी शख्स को। मेजर चीज जो हम भूल जाते हैं, किसी ना किसी के हाथों से कोई काम होना होता है और उस शख्स के आने से वो तमाम काम जो हैं वो चल पड़ते हैं। और ट्रंप इज द लीडिंग कार्ड, जो कि पर्सनली लेवल पे मैं बताऊं, मुझे ट्रंप बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर ये मेरा पर्सनल वो है। लेकिन पाकिस्तान के लिए वो बहुत अच्छा साबित होगा, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए वो बहुत अच्छा साबित होगा। ठीक। तो इसलिए हमें ये उम्मीद और दुआ करनी चाहिए। और मेरी रीडिंग पर्सनल ये है कि अब बस वो, पता है क्या होता है, कौमों को भी ना एक आजमाइश तक लाया जाता है, वहां तक लाया जाता है जहां तक कि वो अपना जो है रंग ना दिखा दे। मेरा ख्याल है पिछले 1.5-2 साल से, जब से ये जरम गवर्नमेंट आई और फिर ये लोग आए PMLN आई, इन्होंने हमें ये सिखा दिया कि जी सच्चा क्या है, झूठा क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ठीक है। हम एक सपने की दुनिया में रह रहे थे। पाकिस्तान बड़े डिल्यूजनल कौम है, ये ना उम्मीदों और आसरों पे ज्यादा जिंदा रहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा आ जाएं, चूंकि वफाकी गवर्नमेंट का तो आपने फ्यूचर बता दिया, मरियम नवाज के हवाले से सितारे क्या कहते हैं? देखिए जी, शी इज अ गुड पर्सन, अच्छी औरत है, बुरी नहीं है, लेकिन वो एक फैमिली से ऐसी से बिलोंग करती है जिनको पॉलिटिक्स में खेलने की आदत पड़ी हुई है। वो इस खेल में मुझे तो बिल्कुल नाकाम नजर आई हैं। देखिए तस्वीरें बनवाना, बोलना, उसके पीछे एक्शंस भी होने चाहिए। हमने तो बचपन से एक बात सुनी थी, मे बी आई एम टू ओल्ड, और अब सारे उसूल बदल गए हैं जिंदगी के, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमने उनके बहुत अच्छे प्लान्स देखे, हमने उनके बहुत अच्छे, स्कूलों में जाती हैं, गवर्नमेंट लेवल पे जाती हैं, खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देती हैं। मगर आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपके मेरे बेसिक घर के इश्यूज, प्लान्स, बिजली का बिल, महंगाई, वही राशन जो मैं 10,000 में पूरे घर का भर के लाती थी, चावल, आटा, दाल, ऑयल, अब मैं 10,000 में 2 चीजें 3 लेकर आती हूँ डेली। अब 10,000 डेली आप उसकी, हाँ चले गरीब लोगों को थोड़ा कंसिडर कर लेते हैं, 10,000 डेली पे जाएं तो आप और मैं तो फाके करने लगे। तो अभी भी जो लोअर तबका है, जो कि हमारी बहुत बड़ी मतलब क्लास है, 60 to 70% गुर्बत है। ये तो नहीं ना, देखिए 2 या 5% मल्टी मिलियनर्स और रिच हैं, फिर मिडिल क्लास है, उसके बाद जो है ना लोअर क्लास बहुत लार्ज तबका है, जो किसान है, मजदूर है। आपने कौन सा लॉ देखा है इन्होंने फौरन जल्दी 2 मिनट में लाया जो कि किसी को फायदा दे रहा है? बारिशें होती हैं तो रेजर्वोयर्स नहीं बनते, डैम कोई आपने देखा नहीं बनना, बिजली का आपने कोई देखा नहीं। देखे ना ये अयूब, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप थोड़ा बिलावल की तरफ आ जाए। बिलावल का क्या फ्यूचर है? बिलावल इज अ बच्चा स्टिल इन द गेम। वो बेचारा ग्रो अप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका बाप इतना इन्फ्लुएंशियल और इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। कहते हैं बड़े बड़े दरख्तों के नीचे छोटे छोटे दरख्त ही उग सकते हैं। अशफाक अहमद ने ये कहा था, किसी ने उनसे पूछा आपके बच्चों के, तो कहने लगे बानो कुदसिया और मेरे जैसा जब बाप और माँ होते हैं तो उनके बच्चे बहुत बड़ी शख्सियत नहीं बन सकते। बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा था जिन्नों के घर में बोने पैदा होते हैं। एग्जैक्टली। तो आपने देखा, अब मसला ये है बिलावल का, अब बिलावल के साथ बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस है। उसको ये अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मैं अमेरिकन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अपने पहले, इसका मतलब है आपके इल्म के मुताबिक उनका एज अ प्राइम मिनिस्टर बनना बहुत ही मुश्किल है। मजाक कर रहे हैं आप, प्राइम मिनिस्टर बहुत दूर की बात है। अगली जो गवर्नमेंट्स आएंगी वो उसको एक आधा दो, बिकॉज देखें पीपल्स पार्टी के हाथ में है। ठीक हो गया। अब जरा दहशतगर्दी की तरफ आ जाते हैं। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है, ये जो तालिबान अपना क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं और हमारे मुल्क के अंदर आके हमारी लोगों की जानों से खेलते हैं। मैं इस आइडियोलॉजी को रिजेक्ट करती हूँ। हमारे तालिबान, मैं अमेरिका में लोगों से 1 साल लड़ती रही कि आपको मीनिंग पता है इस लफ्ज का, तालिबान, हम तो उर्दू बोलते हैं, तालिब सबक सीखने वाले। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। मैं उसके मानी पे तो बिल्कुल आप कोई मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये दहशतगर्द सिर्फ तब वहां क्यों आ जाते हैं पाकिस्तान में जबकि PMLN का तख्ता उलटने लगता है। इमरान खान का जलसा था तो APC, मेरी बहन वहां मौजूद थी, मेरा ग्रैंडसन वहां मौजूद था, मेरा भांजा रिटायर्ड कर्नल वहां बाहर खड़ा था, और आप मुझे बता रहे हैं कि पाकिस्तान के आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर टेररिस्ट पहुंच गए। कभी मैं बहन के साथ 10 दफा स्कूल में गई थी। आपको पता है आर्मी इंस्टॉलेशन के, लेकिन बदकिस्मती से वहां पे या आपकी पार्टी जो PTI है, ये धब्बा उसके ऊपर है क्योंकि हुकूमत उस वक्त भी उन्हीं की थी।
वहां पे? नहीं, वो तो जलसा कर रहे थे, उन्होंने तो नहीं, केपीके में उनकी गवर्नमेंट थी। देखिए, एक सूबाई गवर्नमेंट होने का ये मतलब तो नहीं है ना कि आपकी बादशाहत है। इतना बड़ा फैसला करना, एक आदमी 2 महीने से बैठा हुआ है आराम से, ना तशद्दुद कर रहा है ना कुछ कर रहा है, आपने उसको डाइवर्ट कर। अच्छा, आपने कभी इंटरनेशनल कोई पॉलिटिकल ड्रामा, कोई गेम, कोई किताब, जेसन बॉन्ड, कोई ऐसी चीजें नहीं पढ़ी कि आपको पता हो कि गेम प्लेयर और गेम चेंजिंग इंसिडेंट्स क्या होते हैं? मैं आपको ये असली वाकया सुनाती हूँ कि जॉन एफ कैनेडी का मर्डर क्यों हुआ था अमेरिका में। ठीक है, उसने कहा था, उसको एक बंदे ने आके कहा कि आप यूं करें कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा वो कराएं। उस वक्त रशिया के साथ क्राइसिस चल रहे थे और उनको ब्लेम करें, और ये इतना बड़ा क्राइसिस होना चाहिए कि इंटरनेशनल दुनिया इस पे वो फोक करे और आप फिर उस पर अटैक कर लें। और ये सारे जो होते हैं ना प्लान्स बनते हैं पीछे से। उन्होंने कहा, JFK ने कहा, सॉरी जॉन एफ कैनेडी ने, मैं नहीं करूंगा, मैं अपने लोगों को नहीं मारूंगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई इखलाक वाला है जो कहे मैं अपने लोगों को नहीं मारूंगा? अभी नवंबर में आपने देखा 200 बंदा मरा, आज तक ये नहीं समझ आई गोली किसने चलाई। आप और मैं इडियट्स हैं। नहीं, लेकिन वो तो कंट्रडिक्शन है ना स्टेटमेंट्स में भी। यानी वो कोई कहता है जी 12, कोई कहता है जी उससे ज्यादा, कोई कहता है उससे ज्यादा। उस पे तो जो आपकी प्रेस रिलीज आई है आपके चेयरमैन की तरफ से, मौजूदा गौहर खान साहब की तरफ से, उन्होंने तो कहा है जी 12 लोग हैं। देखिए, मैं तो जिस मुल्क में आपने मीडिया का मुंह बंद कर दिया है, ये फाइबर वाला लगा के, फायरवॉल लगा के, जिस मुल्क में आपके मीडिया को इजाजत ही नहीं है ट्रू इवेंट्स करने की। मैंने तो दुनिया में पूरा ट्रैवल किया है और हमेशा देखा है कि लोग सच्चाई के लिए अपनी जान मार देते हैं। यहाँ सच बोलने वाले को मार देते। ये कॉन्ट्रडिक्शन तो हमारे मुल्क में है, तो हम सच को कैसे ढूंढेंगे? हमें कैसे पता लगेगा कौन सच्चा है कौन झूठा है? अभी तक तो सच्ची बात ये है, हमारी किताब में सब झूठे हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान, सब झूठे हैं। अच्छा, अब आ जाएं आप, जो इंटरनेशनली मजालम ढाए जा रहे हैं मुस्लिम्स के ऊपर, जिसमें सबसे नंबर 1 गाजा है। वहां पे बच्चों को, खवातीन को, नौजवानों को कारपेट बमिंग के साथ शहीद किया गया है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है और वहाँ अपना नस्ल कुशी हो रही है फ़लस्तीनियों की, और पूरी दुनिया जो है तमाशा देख रही है। तो अब वहाँ का आपको 2025 में कैसा मंजर नजर आ रहा है? सारी दुनिया को छोड़ दें, सारी दुनिया को छोड़ दें। जब भाई के घर पे अटैक होता है तो भाई काम आता है ना। बिल्कुल ठीक। 4 महल्ले दूर वाले आदमी को आवाज देते हो। गाजा पे जब अटैक हुआ तो इनिशियली ही चाहिए था कि सारी मुस्लिम कंट्रीज एक करके अपनी आर्मीज भेज के अपनी उसको सपोर्ट करती। आपने किसी मुस्लिम कंट्री से कुछ सुना? एक ईरान है जिसने थोड़ा प्रोटेस्ट किया या कुछ किया, या उसने कोई बॉम्बिंग की। बाकी किसी मुल्क में कुवैत, ओमान, सीरिया, जॉर्डन, फलस्तीन, और ईरान को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। एग्जैक्टली। और देखिए, वही इतने बहादुर निकले और हम उनको शिया सुन्नी के फसाद में, सऊदी अरेबिया जो दुनिया का ऑयल का लीडिंग वो है, उनके पास इन्होंने 100 साल के लिए अमेरिका की आर्मी को बुलाया हुआ है। वो तो उन्हीं के खरीदे हुए गुलाम हो गए ना। हम तो मुसलमान इस वक्त उनके हाथों में खेल रहे हैं, तो हम प्रोटेस्ट क्या करेंगे? आपने अपने को बेच दिया किसी के हाथ, तो फिर आप उसके जुल्म का क्या एहतजाज करेंगे और किस लेवल पे करेंगे? मुझे तो समझ नहीं आई। देखिए, मुसलमान तो हर जगह मर रहे हैं, कश्मीर में मर रहे हैं, हिंदू मार रहे हैं, कौन देख रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन में जाके यूनाइटेड नेशन का उन्होंने कह दिया जी फलाना कर लें, ये कर लें, उसका इम्प्लीमेंटेशन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपको लगता क्या है 2025 में गाजा के साथ क्या होने वाला है? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ना करे। अल्लाह, मेरी जुबान से ये अल्फाज तो निकल रहे हैं लेकिन अल्लाह ऐसा ना करे। सीरिया के गिरने के बाद इट्स अ डोमिनो गेम। ऐसा ऐसा मुस्लिम ममालिक क्योंकि सारे इस्लाम से दूर जा चुके हैं, उनका फॉल ऑफ इस्लाम ना आए। इस्लाम का कभी फॉल नहीं आएगा, मुस्लिम कंट्रीज का आएगा जो अपने लॉज या रेगुलेशंस में इस्लाम को शामिल नहीं करते। और हम लोग को बहुत एहतियात से अगला साल गुजारना चाहिए और देखना चाहिए, सबको मिलकर यूनाइटेड होकर इस चीज को बैटल करना चाहिए। अच्छा, अब हम जो हैं एक एटमी ताकत हैं, तो पाकिस्तान किस तरह बिहेव करेगा? इसके बरक्स के हम ये सोचें कि जी किसकी गवर्नमेंट होगी या किसकी नहीं, एज अ पाकिस्तान हम कैसे बिहेव करेंगे एज ए रियासत पाकिस्तान
मैं जरा इसको और ज्यादा अल्फाज बोल मैं लेता हूँ। आपको जो मेरा पॉइंट ऑफ पर्सनल है और जो मेरी रीडिंग्स है वो ये है कि पहले अपना घर ठीक करो। बिल्कुल ठीक है। अपना घर, आपके घर में दहशतगर्दी के इल्जाम लगे हुए हैं, आपके घर में 2 नंबरियों के इल्जाम है, आपकी सारी अशरफिया जो है वो हाथों में खेल रही है, मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ हो रही है, पैसा यहाँ हराम का बनाया जा रहा है। आप उसके बाद किसी की और की मदद करने का सोचें या उसकी तरफ देखें या उनको ऑफर करें जी हम अपनी आर्मी को भेज रहे हैं, अपनी जर्नैलों को भेज रहे हैं, अपने उसको भेज रहे हैं। पहले अपना घर तो ठीक करें। आपके अपने घर में सारा गंद मचा हुआ है और आप बाहर जाके कह रहे हैं जी मैं मोहल्ले की सफाई कर रहा हूँ, तो हु विल बिलीव यू। हमारे ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के। पाकिस्तानियों के लिए पूरा यूरोप बैन हो गया है, बंद हो गया, हमारे वीजे बंद हो गए, दुबई बंद हो गया, सऊदीया बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। अब मुझे बताएं उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आके कोई भी हेल्प ऑफर करते हैं तो हम किस मुंह से करते हैं? जो अपना घर ठीक नहीं कर सकते वो बाहर को क्या ऑफर करेंगे? ठीक है। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल कि पाकिस्तान में एक इन्होंने एक बानी पीटीआई ने जो सिविल नाफरमानी की एक हदायत जारी की है, उसका कोई असर पड़ेगा या इकोनॉमिकली हम सरवाइव कर जाएंगे? 2025 बड़ा स्ट्रांगली हम जो है फाइनेंशियली बेहतर हो जाएंगे? आई थिंक उनके ये अनाउंस करने से पहले कि सिविल नाफरमानी शुरू करो, उनको वहां से ऑलरेडी मैसेजेस इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आ चुके हैं कि वी आर सपोर्टिंग यू, डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड। तो आई होप कि इमरान खान कोई ऐसा एक्शन नहीं करेंगे जिसके लिए वो फिर से कोई किसी अजाब में आए या अताब में आए। वो भी अपना घर ठीक करें, अपने लोगों को ठीक करें, अपनी पार्टी को एक ऐसी सॉलिड पार्टी बनाए जिनके पीछे लोग खड़े हों। हम रोज नया एक चेहरा देखते हैं, एक नया आदमी आ जाता है बोलने के लिए जिसको हम कभी जानते नहीं है। मैंने एक रिक्वेस्ट की है सबसे, आपके प्लेटफॉर्म से भी करूंगी कि जैसे आप किसी कंपनी में जाते हैं उसका एक पूरा पोर्टफोलियो बना होता है, उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम होता है, सीईओ का होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, ऐसी आप अपनी गवर्नमेंट की बनाएं। आपका प्राइम मिनिस्टर जो भी इस वक्त है नहीं है तो आपके जो जितने भी सूबों के गवर्नर्स हैं वो हैं चीफ मिनिस्टर्स हैं, सबके हमें प्लेटफॉर्म क्लैरिटी के साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ हर बंदे का क्या किया है क्या नहीं किया है हमें नजर आए और फिर हम अपनी चॉइस से सिलेक्शन। ठीक है। अब थोड़ा स्पोर्ट्स के हवाले से बता दीजिए कि हम खेलों में पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करेगा, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी भी आ रही है आगे और उसमें हम किस तरह से हम मेजबान भी हैं और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी और ओवरऑल स्पोर्ट्स में पाकिस्तान कैसा रहेगा? जब तक कि हम ये गंदे लोग जो अंदर पीसीबी के अंदर घुसे हुए हैं 2 नंबर के, जो सिर्फ अपनी मफाहमत चाहते हैं, जिनमें बहुत बड़ा नाम जक्का साहब तो चले गए, साहब तो कहना मुझे नहीं चाहिए, उसके साथ जक्का चला गया, अब मोहसिन नकवी जाए, उसकी जगह कोई ऐसे लोग आए जो मेरिट पे लोगों को लाए। इतने अच्छे खिलाड़ी पाकिस्तान, इतनी अच्छी टीम, इतने सिंसियर लोग बैठे हुए हैं चांस के लिए। नथिंग इज फार अवे अगर आपकी नीयतें साफ हो। आई बिलीव इन इट ब्लाइंडली कि अल्लाह आपका साथ देता है जब आपकी नीयतें साफ होती है। जब आप 2 नंबरियां करते हैं, जब आप इस तरह की चालें चलते हैं तो फिर आपको हार ही होती है। आप यकीन करें वर्ल्ड कप हमारा था, लिखा हुआ था हमारा था, जक्का ने ऐसी चाल चली कि हम उससे हार गए। ठीक है ना? सो वो जो है ना, हमें इंडिया में जब गए हम वो वाली बात कर रही हैं आप? नहीं जी, वर्ल्ड कप की बात कर रही हूँ। जब बाबर ऑलमोस्ट हम लोग फाइनल्स में 4-5 लोग आ गए थे, बाबर को इतना इन्होंने टेंशन दी, उसके घर के कोई घरेलू ऐसे मसाइल निकाले। अब आई होप बाबर इज अ गुड प्लेयर कि वो वापस आ जाए टीम में एंड ही विल लीड अस टू विक्ट्री। चलें जी, बहुत शुक्रिया लाला रुख साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने अपने ताई जो उनके पास इल्म औदात के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन थी या जो भी वो जानती थी उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। अभी मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा, मेरे साथ रहिएगा।